ओके, इस वीडियो से हम शुरू करेंगे पेपर कोड 3551 का सेट 1। दिस इज़ फॉर क्लास 10 साइंस है, लेकिन हम करेंगे ओनली फिज़िक्स के क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन पेपर से सभी, इसमें 3 सेक्शंस हैं, ए बी एंड सी। सी इज़ कम्प्लीटली ऑफ फिज़िक्स। सी सेक्शन जो है उसमें सारे क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, तो सभी सब्जेक्ट्स को के ए बी और सी सेक्शन बना लिया इन लोगों ने। तो हम सी सेक्शन जो है उसको अगर देखें, सेक्शन सी में फिजिक्स जो है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, रेज फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट 27 मीटर बिहाइंड ए कन्वेक्स लेंस। तो सन जो है वो इन्फिनिटी पे है, अगर इन्फिनिटी से अब रेज ऑफ लाइट को अगर हम लें, सो दिस विल बी द पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी। पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, कन्वेक्स लेंस है, तो ये इन रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा। लेट्स से हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है द सन इज एट इन्फिनिटी, मान लो ये ए बी, here is the object which is at infinity। rays of light जो parallel to the principal axis आएंगी यहाँ पे, ये उन rays of light को converge करेगा एंड उनको एक पॉइंट पे ले आके फोकस करेगा। तो सभी रेज ऑफ लाइट जो है एक पॉइंट पे आके इस तरह से मीट करेंगी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम बोलते हैं फोकस। तो इस तरह से, ओके, तो ये है फोकस, दिस इज द फोकस। नाउ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, अब ये फोकस जो है ये दिया कन्वर्ज, ये सारी रेज ऑफ लाइट यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, दैट इज एट 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ मिल गई। अब आपसे पूछा है डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस टू गेट ए वर्चुअल इमेज। अब आपने क्या करना है, इसी लेंस में ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करोगे कि आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी। वर्चुअल इमेज मींस एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज जो है वो नहीं हो रहा है। तो हमें पता है कन्वेक्स लेंस के केस में जितने भी जो केसेस हैं, पहले ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो इमेज मिलेगी आपको फोकस पे डिमिनिश्ड। फिर आप उसको ले आए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी रियल इमेज है। फिर ले आए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज आपको मिली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये भी रियल इमेज है। फिर ले आए फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ये भी रियल इमेज है, मैग्नीफाइड है। फिर आप ले आए ऑन द फोकस, ये मिलेगी आपको इन्फिनिटी पे इमेज, ये भी रियल इमेज है। ये देखो यहाँ पे, फिर जब ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो आपको मिली यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, क्योंकि रेज ऑफ लाइट आगे प्रोड्यूस करने पे मीट नहीं करेंगी, पीछे प्रोड्यूस करने पे मीट करेंगी। तो इसका मतलब अगर इस केस में, कन्वेक्स लेंस के केस में, अगर आपको वर्चुअल इमेज चाहिए, तो देन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, जो कि हमारे केस में डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर मीन्स ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, यहाँ 25 सेंटीमीटर यहाँ प्लेस होना चाहिए। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट शुड बी लेस देन 25 सेंटीमीटर, तब आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी। वर्चुअल इमेज इस तरह से देखो, ये है वर्चुअल इमेज। तो इस केस में भी आप रे डायग्राम चाहो तो आप इसको ऐसे इस तरह से जाएगा, ये रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल फोकस में से जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से अनडिविटेड जाएगी। इनको अगर आप पीछे को प्रोड्यूस करो इस तरह से, तो ये पीछे कहीं मीट करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है, वो आपको वर्चुअल मिलेगी। दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब क्वेश्चन में दिया है व्हेन एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस टू गेट ए वर्चुअल इमेज इज। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट शुड बी लेस देन 25 सेंटीमीटर। तो लेस देन 25, तो मोर देन 50 तो नहीं है, 40 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, 20 इज लेस देन 25, तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ए, 20 सेंटीमीटर। ओके, जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें दिया टू रिस्टोर क्लियर विजन इन पर्सन हुज साइज ऑफ द आई बॉल हैज रिड्यूस्ड, ही और शी इज सजेस्टेड टू यूज सुटेबल, कौन सा लेंस यूज करेंगे इसको करेक्ट करने के लिए। तो देखो इस केस में क्या हुआ है, जो आई बॉल है, लेट्स से दिस इज द आई बॉल, और यहाँ पे दिस इज द लेंस विच इज हेल्ड बाय द सिलियरी मसल्स, तो यह मान लेते हैं दिस इज द आई लेंस।
अब क्या हुआ है कि ये आई लेंस हो गया है छोटा। अब इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ, इसको बना देता हूँ स्मॉलर। अब नॉर्मली क्या होता है, जो मैं ये मान लेता हूँ कि ये इस लेंस की मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है, या यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख लिया यहाँ पे। तो 25 सेंटीमीटर इज द नियर पॉइंट, नॉर्मल जो नियर पॉइंट है, जो नॉर्मल मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई, जहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको डिस्टिंक्टली साफ साफ दिखेगा फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से जो रेज ऑफ लाइट जाएंगी वो ये लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है। इस तरह से ये लेंस कन्वर्ज करेगा और इन इन रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने के बाद रेटिना पे फोकस कर देगा, तब आपको ऑब्जेक्ट दिखता है। अब इस केस में क्या हुआ है कि यहाँ पे अब ये लेंस हो गया है छोटा। ओके, ये लेंस, नाउ दिस लेंस हैज रिड्यूस्ड इन साइज। अब मैं इसी को कॉपी करके नीचे यहाँ पे, अब ये नियर पॉइंट वही है और ये लेंस हो गया छोटा। नाउ दिस लेंस हैज बिकम स्मॉलर। तो क्या होगा, मान लेते हैं ये लेंस छोटा है, इस लेंस को, तो यहाँ से जो जितनी भी ये रेज ऑफ लाइट है अब ये यहाँ कन्वर्ज नहीं होंगी, क्योंकि लेंस का साइज छोटा हो गया है। तो रेज ऑफ लाइट है बियॉन्ड रेटिना, रेटिना के पीछे कन्वर्ज होंगी। तो ये रेज ऑफ लाइट जो है इधर जाके कन्वर्ज होगी। ये रिड्यूस्ड है, मैंने वैसे ही रखा है, लेकिन इसको मान लेते हैं कि ये लेंस का साइज छोटा हो गया। अब रेज ऑफ लाइट यहाँ यहाँ जाके आपकी इमेज बन रही है यहाँ पे, पहले बनती। इसका मतलब हमें अब ज़रूरत है इन रेज ऑफ इस इमेज के, इन रेज ऑफ लाइट को पीछे पुल अप, पीछे पुल करने की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आपका नियर पॉइंट यहाँ पे था, अब नियर पॉइंट कहीं और चला गया, दूर चला गया, 25 सेंटीमीटर से भी दूर चला गया। तो रेज ऑफ लाइट अब जब यहाँ से भेजोगे आप, तब जाके वो रेज ऑफ लाइट जो है वो रेटिना पे कन्वर्ज होंगी इधर। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक और लेंस चाहिए यहाँ बीच में जो रेज ऑफ लाइट को पीछे की तरफ पुल करे। तो हमें पता है जो कन्वेक्स लेंस है वो रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है। तो स्मॉल फोकल लेंथ का आपको कन्वेक्स लेंस चाहिए होएगा जिसकी पावर ज़्यादा हो, क्योंकि इन्हें हमने पीछे, इन रेज ऑफ लाइट को हमने पीछे को पुल करना है। जो रेज ऑफ लाइट है उन्हें कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो इन रेज ऑफ लाइट को यहाँ से हमने वापस इधर लेके आना है। तो इस इमेज को वापस आपने रेटिना पे लेके आना है। तो यहाँ पे हम एक और लेंस लगा देंगे जो इन रेज ऑफ लाइट को जब ये जहाँ जाएंगी तो और कन्वर्ज करेगा, ऐसे अंदर को कन्वर्ज करेगा और फिर कन्वर्ज करके रेज ऑफ लाइट को रेटिना पे ले आएगा। तो सबसे पहले इस डिफेक्ट में क्या हुआ है, जो ऑब्जेक्ट पास में था, यानी कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आपको ढंग से नहीं दिख रहे हैं, तो हमने जो डिफेक्ट ऑफ विजन है वो आइडेंटिफाई कर लिया इसमें कि जब साइज ऑफ द आई बॉल रिड्यूस होता है तो लाइट रेज जो है नियर बाय ऑब्जेक्ट से वो रेटिना के पीछे फोकस होते हैं। इस डिफेक्ट को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, मींस फार साइटनेस, नज़दीक के नहीं दिख रहे, दूर के ढंग से दिख रहे हैं। और फिर हमें क्या करना है, इस इमेज को पुल करना है फॉरवर्ड, ताकि ये देखो ये थी इमेज, इसको आपने इधर पुल करना है, यहाँ पे लेके आना है, रेटिना पे लेके आना है। तो आई को एडिशनल बेंडिंग पावर चाहिए, और एडिशनल बेंडिंग कहाँ से मिलेगी, कन्वर्जिंग लेंस से। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द इनकमिंग रेज बिफोर दे एंटर द आई, फोकसिंग देम ऑन द रेटिना। अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया मेट्रोपिक आई याद हो तो देखो ये है नियर पॉइंट, और ये बनेंगी हाइपरमेट्रोपिक आई। देख रहे हो आई लेंस छोटा हो गया, ये लेंस छोटा हो गया, छोटा हो गया, तो इसने इमेज को इंस्टेड ऑफ रेटिना से यहाँ ले आया, रेटिना के पीछे चली गई। तो इसको आपको पुल करना है, यहाँ पे लेके आना है। तो क्या किया हमने, इस, अब ये आई लेंस है आपकी आँख का लेंस, और ये हमने कन्वर्जिंग लेंस यहाँ कर दिया। तो क्या हुआ कि पहले, अब इस केस में क्या हो रहा है, आपका नियर पॉइंट जो था 25 सेंटीमीटर दूर चला गया। अब रेज ऑफ लाइट जब यहाँ से आएंगी तब रेटिना पे जाके कन्वर्ज होंगी। तो हमने क्या कर दिया, जो रेज ऑफ लाइट यहाँ 25 सेंटीमीटर पे है ये गई, इसने इनको कन्वर्ज किया, लेंस पे लिया, लेंस ने और कन्वर्ज किया। तो दो बार कन्वर्जेंस हो रही है, तब जाके इमेज जो है रेटिना पे आ रही है इस तरह से। तो ये करेक्शन है हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए। तो इसमें कन्वेक्स लेंस यूज होता है बेंडिंग पावर के लिए। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द, अब जब कन्वेक्स लेंस नहीं लिखा है, कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, कन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, असर्शन एंड रीजन बेस्ड है। इसमें दिया है द निडल ऑफ ए magnetic compass kept in strong external magnetic field always aligns itself in the north south direction on the earth.
तो इस केस में सपोज दिस इज द अर्थ, ये अर्थ का है जियोग्राफिक नॉर्थ, दिस इज जियोग्राफिक साउथ, जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ है। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि अर्थ भी एक तरह की मैग्नेट ही है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो इसके जियोग्राफिक साउथ के साथ है, इधर है अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेट का नॉर्थ, ये अर्थ का जियोग्राफिक साउथ है। और अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ है वो इसके जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ है। अब बात करते हैं हम कंपास निडल की। तो कंपास निडल जो है एक टाइनी, ये भी एक टाइनी जो है मैग्नेट ही है, जो कि एक सर्कुलर डायल में एक पिवट की गई है। तो इसको जब आप यहाँ पे फ्रीली सस्पेंड करते हो तो इसका जो, ये क्या करेगी, इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक, इसका जो नॉर्थ है वो चला जाएगा, क्योंकि देखो ये अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ हुआ तो इसको अर्थ की मैग्नेट का साउथ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से नॉर्थ और जो अर्थ का इस निडल का जो साउथ है वो अर्थ की मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इस तरह से अलाइन हो जाएगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ एक एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड लगा रखी है। तो स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड का मतलब है कि लेट्स से ये दो पोल्स है यहाँ पे, ये नॉर्थ है ये साउथ है। अब क्या होगा, ये मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो इधर चला जाएगा और साउथ जो है इधर आ जाएगा। तो मैग्नेट कंपास निडल जो है वो इस तरह से लाइन हो जाएगी सर्कुलर डायल में। तो इधर आ जाएगा साउथ, इधर आ जाएगा नॉर्थ। इसका मतलब अब इस कंपास निडल ने अपने आप को अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलाइन कर लिया है। तो इसमें लिखा है कि हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ ही रहेगी, तो ये फॉल्स है। तो इसका जो एनालिसिस हमने किया असर्शन का, दैट वाज कि जो मैग्नेटिक कंपास निडल है इट नॉर्मली लाइंस विद द अर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज इट रिस्पॉन्ड्स टू अर्थ वीक मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन however when placed in a strong magnetic external magnetic field, the strong external field overpowers earth's weak magnetic field। तो निडल जो है अब स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड के अकॉर्डिंग जो है वो लाइन करेगी, और जो जरूरी नहीं है अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ हो। ओके, बिहेवियर ऑफ द निडल ऑफ ए कंपास निडल इज सेम एज द फोर्स ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ये ट्रू है। तो ये ट्रू है क्यों, क्योंकि अगर अर्थ का ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, ये जियोग्राफिक साउथ है, अगर आप बार मैग्नेट को सस्पेंड करो तो ये इधर चला जाएगा, इसका ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, इसकी तरफ इसका चला जाएगा नॉर्थ, और जियोग्राफिक साउथ की तरफ में अर्थ का इसका मैग्नेट का मैग्नेटिक साउथ आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे जो अर्थ है उसका यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ है, और इसके नीचे जो अर्थ है, अर्थ की मैग्नेट है, यहाँ पे अर्थ की मैग्नेट का मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो इस तरह से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये अलाइन कर लेगी। और ऐसा ही फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट के साथ होता है, ऐसा ही कंपास निडल के साथ भी होगा। तो ये ट्रू है। अगर इसकी जगह अगर आपने कंपास निडल भी रखी है, कंपास निडल भी एक तरह की टाइनी मैग्नेट है मैंने कहा था, तो ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन कर लेगी, क्योंकि अभी कोई एक्सटर्नल फील्ड जो है वो एक्ट नहीं कर रही है। तो ये ट्रू है। तो हमने जो एनालिसिस किया, असर्शन ए जो है दैट इज फॉल्स, ये फॉल्स है। और जो एनालिसिस ऑफ रीजन आर किया, एनालिसिस किया हमने रीजन आर का, तो कंपास निडल जो है वो टाइनी लाइट वेट बार पिवटेड टू रोटेट फ्रीली है। ये भी फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है, जो नेचुरली अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड जो अभी उसको डोमिनेट कर रही है उसकी सराउंडिंग्स में, उसके अकॉर्डिंगली लाइन करेगी। तो ये जो है ये ट्रू है। So here the correct option is assertion is false, but reason R is true. So D is the correct option here. Okay, question number 33 में we have to relate the speed of light in the given medium with optical density. Okay, अब आपने ये तो पढ़ा ही है कि जब भी रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिकली रेयर से डेंसर की तरफ ट्रेवल करती है, तो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है क्योंकि इसकी स्पीड यहाँ पे कम हो जाएगी। और जब ये डेंसर से रेयर की तरफ ट्रेवल करेगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाएगी क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी इधर। तो यहाँ पे जो स्पीड इन द मीडियम है इट डिक्रीजेज, हेयर द स्पीड इन द मीडियम इट इंक्रीजेस।
तो सबसे पहले और जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, इसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी जो है इट इज़ द मीडियम्स एबिलिटी टू स्लो डाउन द लाइट। और ये मास डेंसिटी जो आप पढ़ते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, उससे अलग है। सो अब हमारे पास दो तरह के मीडियम्स हैं डिपेंडिंग ऑन दिस, एक रहता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, एक ऑप्टिकली डेंसर। जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है इसमें स्पीड ऑफ लाइट फास्टर है, फास्ट हो जाएगी। और अगर रे ऑफ लाइट प्रोपेगेट करते हुए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी, जहाँ यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगी। ओके, तो ये था ऑप्टिकल डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। नाउ अब हमने रिलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम विद इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इसमें आप जो लिखोगे, जो पार्ट ए है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। देखो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल डेंसिटी है ये, क्योंकि मैंने बताया कि जो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिकल डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस जो अगर रेयरर है, ये मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल रेयर मीडियम ऑप्टिकल डेंसिटी अगर कम है तो स्पीड ऑफ लाइट फास्ट हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट ये डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी अगर कम है तो स्पीड ऑफ लाइट फास्ट हो जाएगी। ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाएगी, इधर स्लोअर हो जाएगी। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है मीडियम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सिर्फ आपको इतना लिखना है कि इन ऑप्टिकली रेयर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। दैट्स द आंसर। ओके, नेक्स्ट में इसी के बेस पे, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने ए में ली है, इसी के बेस पे वी हैव टू अरेंज द मीडियम्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑप्टिकल डेंसिटी। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स द लोएस्ट टू द हाइएस्ट, स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। तो अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, तो हमने देखा जो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल डेंसिटी। तो हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करना है हमने लोअर टू हाईएस्ट, तो हाईएस्ट टू लोअर के ऑर्डर में हम इनको अरेंज कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट को, ऑफ दीज मीडियम्स। तो टू अरेंज मीडिया इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑप्टिकल डेंसिटी फ्रॉम दैट इज फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, सबसे पहले हम हाईएस्ट स्पीड टू लोएस्ट में अरेंज कर देंगे। हाईएस्ट स्पीड है ए की, फिर है सी की, फिर है बी की। तो यहाँ पे आपको दिया गया है जो हाईएस्ट स्पीड है वो ए की है, सबसे पहले नंबर पे ये है, फिर दूसरे नंबर पे सी है, फिर तीसरे नंबर पे बी है। तो यहाँ जो अरेंज हुआ वो है ए में स्पीड सबसे ज़्यादा है, फिर है सी में, और फिर है बी में। अब स्पीड जो है ऑप्टिकल डेंसिटी के बिल्कुल उल्टा है, तो इसको आप ए सी बी लिख लो और ये साइन चेंज कर दो, ये बन जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। तो ए की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम है, फिर सी की है, फिर बी की है। तो ए सी बी इज़ द करेक्ट ऑर्डर। देखो, ये है असेंड, ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का ये बन जाएगा असेंडिंग ऑर्डर, ये साइन चेंज कर देना है आपने। तो ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी, तो ये आ गया ऑप्टिकल डेंसिटी का असेंडिंग ऑर्डर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 33 फॉर 2 मार्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 34, इसका पार्ट ए, हाउ डज द चेंज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ सीइंग द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो आई लेंस है ये कैसे फोकस करता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड द नियर बाय। अब हम मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज आई बॉल, ये आई बॉल है, एंड ये मैंने आई बॉल बना लिया, और ये हम मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज द आई लेंस। अब जो रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आएंगी तो यहाँ पे जो सिलियरी मसल्स हैं, द सिलियरी मसल्स जिन्होंने इस आई लेंस को पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है, अब ये रिलैक्स है। तो जो दूर से इन्फिनिटी से जो फार अवे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट आएंगी, ये इनको इजीली जो है कन्वर्ज करके रेटिना पे ले आएगा। तो यहाँ पे आई मसल्स जो है रिलैक्स है, रिलैक्स होने से इसका कर्वेचर जो है वो कम है, कर्वेचर जो है वो यहाँ पे कम है। तो ये इजीली रेज ऑफ लाइट को यहाँ कन्वर्ज करके रेटिना पे ले आएगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट पास आ जाएगा, इधर पास आ जाएगा, लेट्स से ऑब्जेक्ट जब इधर पास आ गया, तो अब क्या होगा, हमें इसका कर्वेचर बढ़ाना पड़ेगा, सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा टू फोकस ऑन दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट पे फोकस होने के लिए अब
सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, जिससे ये लेंस और राउंड शेप्ड हो जाएगा और इसका कर्वेचर बढ़ जाएगा। अब लेंस कुछ इस तरह से लेंस जो है और राउंड हो जाएगा। सिलियरी मसल्स जो हैं इस तरह से ये और राउंड हो जाएगा। सिलियरी मसल्स जिन्होंने जिन्होंने इसको पकड़ के रखा है वो इस कॉन्ट्रैक्ट होंगी और ये और राउंड हो जाएगा ताकि इसका कर्वेचर बढ़ जाए और ये फिर रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करके यहाँ पे ले आए। तो बोलने का मतलब ये है कि इसका ये अब सिलियरी मसल्स इस केस में कॉन्ट्रैक्ट होगी, मींस कर्वेचर जो है, कर्वेचर ऑफ द लेंस जो है वो अब बढ़ गया है। कर्वेचर बढ़ने से क्या होता है कि देखो, लेंस उतना ही पावरफुल होता है, कन्वेक्स लेंस की पावर हम कर वैसे ही कैसे डिफाइन करेंगे, जो जितना ज़्यादा रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा वो उतना ही पावरफुल होगा और वो पावरफुल बनने के लिए इसका कर्वेचर जो है वो बढ़ना चाहिए। तो ये रेज ऑफ लाइट को यहाँ कन्वर्ज करता है, लेट से यहाँ पे। तो अभी इसकी ये फोकल लेंथ है। अगर रेज ऑफ लाइट को ये और ज़्यादा कन्वर्ज करेगा तो ये और ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इस केस में क्या हुआ है, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कर्वेचर इंक्रीज होगा। इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ानी है हमने ताकि नियर बाय ऑब्जेक्ट पे फोकस करके हम उसे, जो ये कन्वर्जिंग रेज है उसे हम रेटिना पे ले आए। तो इसमें आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि चेंज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस से कैसे हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। तो इस केस में टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली आई मस्ट इंक्रीज इस कन्वर्जिंग पावर टू फॉर्म इमेज ऑन द रेटिना, और इसके लिए सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। उससे आई लेंस थिक हो जाएगा, कर्वेचर उसका बढ़ जाएगा, राउंड शेप में आ जाएगा, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी और कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी। तो शॉर्टर फोकल लेंथ से जो डाइवर्जिंग रेज है, ये डाइवर्जिंग रेज है, ये डाइवर्जिंग रेज जो इधर से आ रही है ये डाइवर्ज होके आ रही है, देखो डाइवर्ज होके आ रही है, इनको कन्वर्ज करके लाना है। तो डाइवर्जिंग को कन्वर्ज करना है। तो डाइवर्जिंग रेज फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट टू कन्वर्व ऑन टू द रेटिना। तो आपको इसमें ये समझाने के लिए लिखा गया, इसमें आपको लिखना है कि बाय ciliary muscles when the ciliary muscles, when we see on the nearby object, the ciliary muscles contract, eyelids becomes thinner, thicker, curvature increases, and the increasing curvature decreases the focal length, which helps us to focus on the nearby objects so that the image is formed onto the retina। तो इस तरह से अब रेंज ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो ये जो एबिलिटी है लेंस की टू फोकस ऑन द नियर बाय एंड द फार अवे ऑब्जेक्ट्स, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई। अब इसमें रेंज पूछिए, रेंज का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कम से कम मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आई से कि ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखे, क्योंकि अगर आप बिल्कुल पास ले आओगे इधर अपनी नाक पे तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए जिसे हम बोलते हैं नियर पॉइंट, वो रहता है 25 सेंटीमीटर। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर होना चाहिए, इन्फिनिटी पे। तो रेंज जो बनेगी वो 25 टू इन्फिनिटी बनती है नॉर्मल विजन की। तो रेंज ऑफ विजन फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई स्पैन्स फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, जिसे हम बोलते हैं नियर पॉइंट। तो नॉर्मल ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर मीन्स द मिनिमम डिस्टेंस from the eye at which we can see an object distinctly and clearly. Far point is the maximum distance at which we can see an object is infinity. तो यहाँ पे जो range of vision है that is 25 centimeter to infinity. So this question was of 2 marks। तो और इसी में एक चॉइस भी है, उसे भी हम करेंगे। So let's move on to the choice. Thank you for watching. Okay, question number 34 के part B में we have to draw a ray diagram to show the correction of eye defect of an old man who cannot see an object placed closer than 1 meter from his eye clearly। इसका मतलब है कि ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा है 1 मीटर से कम के डिस्टेंस पे। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा है तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, मीन्स दूर के देख पा रहा है, पास के नहीं देख पा रहा। अब क्योंकि ये ओल्ड एज में हुआ है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। सब जैसे कि ये लेंस है, अब इस लेंस को हमारी आईज में पकड़ के रखती है सिलियरी मसल्स। तो टाइम के साथ मसल्स वीक हो जाती हैं, तो ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो ढंग से, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ढंग से नहीं हो पा रही है। तो फिर ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं कर पा रहा है। इसीलिए ओल्ड एज में बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ दिस सिलियरी मसल इसे हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ओके, इसे हम थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। लेट्स से अगर ये आई बॉल है तो इस केस में हुआ क्या है, और
लेट्स से अगर ये दिस इज द आई बॉल और इसमें है लेट्स से दिस इज द आई लेंस। अब नॉर्मल ह्यूमन आई में क्या रहता है, जो 25 सेंटीमीटर जो मिनिमम डिस्टेंस है फ्रॉम द आई, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज होके रेटिना पे चली जाती है और इस ऑब्जेक्ट को आप ढंग से देख पाते हो। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की ये नियर, इसे हम बोलते हैं नियर पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम एन आई सो दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली। इस केस में क्या हुआ है, ये चला गया है 101 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर पे। तो अब जो रेज ऑफ लाइट है ये कन्वर्ज होके यहाँ नहीं आ रही है, ये रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज होके चली जा रही है, इनको ये कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है लेंस, इनको ये कन्वर्ज करके ये पीछे चली जा रही है, तो ही इज़ नॉट एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। और ये चला गया है दूर, अब इसका नया नियर पॉइंट बन गया है यहाँ पे। यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट आ रही है वो कन्वर्ज होके रेटिना पे आ रही है, इसलिए ये पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा है। तो इस तरह से ये मैंने, तो आप समझ रहे हो इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है क्योंकि जो सिलियरी मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है ढंग से। तो इसको आपने करेक्ट करना है, इसको करेक्ट करने के लिए क्योंकि कन्वर्ज करना है, इस इमेज को वापस यहाँ पे लेके आना है और इस जो नया नियर पॉइंट है इसको यहाँ पे लेके आना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ प्लेस कर देना है कन्वेक्स लेंस। अब इसको करेक्ट करेंगे हम। करेक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे इधर एक फिर से एक आई बॉल। तो ये मैंने एक आई बॉल बना दिया इधर। लेट्स से दिस इज द आई बॉल। एक आई बॉल बन गया। इसमें सबसे पहले बनाएंगे आईलेट्स। ओके, करेक्ट करेंगे हम। तो मैंने प्लेस कर दिया एक कन्वेक्स लेंस इधर और नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे ये आपका, यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट है उनको आपने कन्वर्ज करेगा थोड़ा सा ये कन्वेक्स लेंस, फिर कन्वर्ज करेगा आई लेंस और वापस ले आएगा, फोकस कर लेगा रेटिना पे। तो इसकी रेज ऑफ ये एरोज भी बनाने, नहीं तो आपका एक मार्क जो है वो दे विल डिटेक्ट इट। तो इस तरह से आप ये करेक्शन होगी, आपको वो भी दिखाना है जो इसका नया नया नॉर्मल जो था, यहाँ एन डैश यहाँ चला गया था, ये तो 25 सेंटीमीटर पे है, ये मैंने करेक्ट कर दिया। अब ये पास के ऑब्जेक्ट को भी देख पा रहा है, पहले ये चला गया था 100 सेंटीमीटर पे इधर। तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट भी दिखा देते हैं, वो तो करेक्ट जा ही रही थी, वो तो जाएंगी ही जाएंगी। ओके, इसको हम कर देते हैं डॉटेड क्योंकि ये है नया वाला। तो इसको करेक्ट करके हम ले आए यहाँ पे, इनको ज्वाइन भी कर लेते हैं इस तरह से। ओके, तो इसको थोड़ा सा आपने करेक्ट कर लेना है इधर, इसके भी डायरेक्शन ऑफ लाइट आपने बनाना, इसको लेबल कर देंगे। सो दिस इज आई बॉल, दिस इज आई लेंस, दिस इज द कन्वेक्स लेंस फॉर करेक्शन, और एक हाइपरमेट्रोपिक या प्रेस बायोपिक आई है। तो ये था इसका करेक्शन डायग्राम। नॉर्मल नियर पॉइंट, ये नियर पॉइंट दूर चला गया था, उसको हम यहाँ पे ले आए वापस। दिस इज द इमेज ऑन द रेटिना वेर इट्स फॉर्म। तो इस तरह से कन्वेक्स लेंस के साथ हम करेक्शन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 35 है, वी हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर refraction ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म एंड मार्क द एंगल ऑफ refraction एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो ये है पार्ट ए हमने करना है। सो दिस इज पार्ट ए। सबसे पहले अपने पास है ग्लास प्रिज्म और इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको दिखानी है, तो लेट्स टेक अनदर कलर। ये लाइट होगी रिफ्रैक्ट। अब यहाँ पे इस इंटरफेस पे लेट्स मार्क दिस प्रिज्म एज
ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, फेस ए बी पे ये इंसिडेंट होगी तो यहाँ बनाएंगे नॉर्मल, नॉर्मल टू द फेस ए सी मीन्स परपेंडिकुलर टू द फेस ए सी। ऐसे ही परपेंडिकुलर टू द फेस ए बी एंड ए सी दोनों बनाएंगे, सॉरी पहला फेस ए बी था तो दीज आर द नॉर्मल्स परपेंडिकुलर्स। ओके, इसे हम बना देते हैं डॉटेड लाइन से। ओके, तो ये रे ऑफ लाइट, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्ट होगी, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब पहले फेस पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, दूसरे फेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है R2, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा, यहाँ रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी। तो ये हो गया इसमें, और ये जो है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो रे डायग्राम फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म एंड मार्क एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डिविएशन। सपोज अगर ये इस लाइट ने सीधे जाना होता तो ये ऐसे जाती, और एमर्जेंट इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे को मैं पीछे को प्रोड्यूस करूं तो ये ऐसे आएगी। पीछे प्रोड्यूस करने पे जहाँ पे ये मीट करेंगी वहाँ बनेगा एंगल ऑफ डिविएशन, दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन, ये एंगल ऑफ डिविएशन है। तो इसको लेबलिंग अगर आपने करनी है तो दिस इज द इंसिडेंट रे, this is the emergent ray, and angle between the emergent ray and normal is the angle of emergence. ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इधर आ गया, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, ये जो बीच में जो है दिस वन, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको मार्क करना है, एंगल ऑफ डिविएशन आपको मार्क करना है, तो ये है एंगल ऑफ डिविएशन। बेसिकली आपको दो ही चीज़ें मार्क करनी थी, और दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन at first surface, angle of refraction. ओके, ये थी रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। Now, when the path of a light ray refracted through a glass prism is reversed, how will the angle of deviation change? देखो, जब आप इसको रिवर्स करोगे तो इसको रिवर्स कैसे करेंगे? लेट्स से दिस इज द प्रिज्म, ये रे ऑफ लाइट है, ये रिफ्रैक्ट हुई इधर, ये इमर्जेंट रे है, लेट दिस बी द नॉर्मल्स, ये हम नॉर्मल बना लेते हैं, और ये इधर और पीछे प्रोड्यूस किया, दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन, ये एंगल ऑफ डिविएशन है। इसको रिवर्स करना है इसी पाथ को, तो पहले पाथ आपका ऐसे है, ये यहाँ पे हम मिरर लेते हैं 90 डिग्री पे। ओके, तो यहाँ से जब रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट होगी तो इसी पाथ में रिफ्लेक्ट होगी, वापस ऐसे ही जाएगी। तो देखो, पहले आपकी इंसिडेंट रे ये थी रिफ्रैक्टेड रे, और ये थी इमर्जेंट रे। अब क्या हुआ, जब यहाँ से पाथ को रिवर्स करेंगे तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी, और ये एमर्जेंट रे हो जाएगी। तो बस एमर्जेंट रे और जो इंसिडेंट रे है ये चेंज होंगे। तो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस था, यहाँ पे नॉर्मल, ये नॉर्मल्स हैं। तो अब क्या हो गया, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, सिर्फ अपने पाथ स्वैप करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पाथ को रीट्रेस करेगी ये। क्यों? तो यहाँ पे जो पार्ट बी में, जब पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट जो है इस रिवर्स्ड, द एंगल ऑफ डिविएशन रिमेन्स कम्प्लीटली अनचेंज। क्यों? क्योंकि जब पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट रिवर्स हुई है तो जो फॉर्मर पहले जो इमर्जेंट रे थी वो बन जाएगी न्यू इंसिडेंट रे, और जो फॉर्मर इंसिडेंट रे थी वो बन जाएगी न्यू इमर्जेंट रे। आई और ई स्वैप ये हुए हैं, एंगल ऑफ डिविएशन इज एग्जैक्टली द सेम। So this was question number 35 for 3 marks. Thank you for watching. क्वेश्चन नंबर 36 में पार्ट ए में आपसे पूछा है, रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू इस प्रिंसिपल एक्सिस। तो कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन हुई और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इसके लिए आपको लेबल्ड रे डायग्राम बनाना है। तो लेट्स से इफ दिस इज द कनकेव
मिरर और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो लेट पी बी द पोल, ये इसका मान लेते हैं प्रिंसिपल फोकस, और हम बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल फोकस, पोल, कनकेव मिरर। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कनकेव मिरर इट बिकम्स पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल का मतलब है इट्स पासिंग थ्रू द फोकस, सो दिस रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस, फिर रिफ्लेक्शन हुई, ये इधर रिफ्लेक्शन हुई है एंड इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस तरह से, तो ये है लेबल्ड रे डायग्राम, बस इतना आपसे पूछा गया था। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बना सकते हो इधर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमेशा जाएगा नॉर्मल, इस तरह से। तो now this is the angle of incidence and this is the angle of refraction. This is the labeled ray diagram जो पार्ट ए में पूछा गया था। After reflection from a concave mirror, it becomes parallel to its principal axis. Draw a labeled ray diagram for this. Now part B may differentiate between the virtual images formed by convex mirror and concave mirror. तो कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के केस में जो कनकेव मिरर सबसे पहले देखते हैं, ये रही इमेज फॉर्मेशंस। देखो पहले इन्फिनिटी पे है तो रियल एंड इन्वर्टेड है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया बियॉन्ड सी, फिर से रियल एंड इन्वर्टेड है, फिर आ गया सी पे रियल एंड इन्वर्टेड सेम एज द ऑब्जेक्ट साइज, फिर आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में यहाँ पे भी के बीच में, तो यहाँ पे भी इन्वर्टेड है, इधर आपकी इन्फिनिटी पे रियल इन्वर्टेड, यहाँ पे वर्चुअल है। देखो तो एक ही केस है जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में है, पोल एंड फोकस के बीच में, तभी आपको वर्चुअल इमेज यहाँ पे मिल रही है। कन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखो, तो ये जो है देखो रेज ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करी, इनको हमने डॉटर लाइन से पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया है, सो हमने ज्यूम किया है कि दिस रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, तो यहाँ से यहाँ पे इमेज बन रही है। इट्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट। यहाँ पे भी तो ऑब्जेक्ट की यहाँ कोई भी पोजीशन है, देखो यहाँ भी जब ऑब्जेक्ट को थोड़ा पोल मिरर के पास ले आए तो एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, इधर डाइवर्ज करेगी, हमें लगेगा ये कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, लेट्स से फ्रॉम ये मिरर के पीछे यहाँ से आ रही है, और दूसरी रे ऑफ लाइट जो सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, इसको ज्वाइन करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, तो यहाँ पे वर्चुअल डायरेक्ट इमेज मिलेगी। दोनों केसेस में डिमिनिश्ड है, स्मॉल साइज है, तो यहाँ सभी केसेस में जितने भी केस आप लोगे सभी में आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी, जबकि कनकेव मिरर के केस में एक ही केस है जहाँ पे आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी, दैट इज बिटवीन पोल एंड द फोकस, बस यही डिफरेंस है। तो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, virtual image is formed for all positions of the object. Virtual image formed by concave mirror, virtual image is formed when the object is placed between pole and principal focus. यहाँ पे enlarged और magnified मिलती है, ये देखो ये enlarged and magnified है, जबकि यहाँ पे दोनों ही केसेस जो है वो उनमें आपको small और diminished मिलेगी। तो ये था वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर के डिफरेंसेस। नेक्स्ट इसी पार्ट में आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m फ्रॉम ए मिरर इज -2, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द इमेज ऑफ द हाइट इज गिवन। तो मिरर के केस में मैग्निफिकेशन आपको दे रखी है, नाउ हमें पता है मैग्निफिकेशन जो है मिरर के केस में इट्स इधर -v/u, ये इन्फॉर्मेशन तो अपने पास है नहीं, तो रेशियो ऑफ द इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट हम कर लेंगे, तो m इज इक्वल टू h डैश बाई एच, एम आपको -2 दे रखा है, h डैश जो है 20 है, h आपको निकालना है, तो ये आ जाएगा 10 विच इज -10, तो नहीं लेंगे हम इसमें, h डैश है इसमें 20 सेंटीमीटर। तो अब देखो ये इमेज जो है दिस इज मैग्निफिकेशन आपको दे रखी है -2, तो इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है, तो h डैश को हम लेंगे -20, तो यहाँ -20 लेंगे, ये कट जाएगा, तो h आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, सो दिस इज 10 सेंटीमीटर। तो जब भी मैग्निफिकेशन में h इज इक्वल टू आ गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गया 10 सेंटीमीटर, जब भी मैग्निफिकेशन में नेगेटिव है इट मीन्स इट्स रियल, और रियल इमेज है, रियल हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड का मतलब जो h डैश जो है उसमें आपने नेगेटिव का साइन लगाना है, ये इमेज की हाइट है -20,
तो फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, एच डैश बाई एच, एम है -2, एच डैश आ गया -20, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, एच आ गया 10 सेंटीमीटर। So this was question number 36 for 3 marks. Thank you for watching. ओके, क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा है पार्ट ए में, व्हाई डज एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम डिम व्हेन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट इज स्विच्ड ऑन। तो पैरेलल का मतलब है, हम मान लेते हैं कि ये कनेक्ट कर दिया, इधर कनेक्टेड है इलेक्ट्रिकल हीटर, लेट्स से दिस इज हीटर, और इधर कनेक्टेड है पैरेलल में, यहाँ कनेक्ट कर देते हैं हम बल्ब। सो दिस इज हाउ दे आर कनेक्टेड। तो बल्ब मैं बना ही लेता हूँ। सो दिस इज हाउ द बल्ब एंड द हीटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इस तरह से ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, अब जैसे ही स्विच ऑन हम करते हैं, लेट्स से मैंने ये स्विच ऑन कर दिया, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब इट बिकम्स डिम, ये थोड़ा डिम हो जाएगा। क्यों? अब अभी क्या है, पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल जो सर्किट है इसमें क्या रहता है कि जिसको जितना करंट चाहिए वो उतना ड्रॉ कर लेगा। अब हीटर जो है वो, उसको ज़्यादा करंट चाहिए, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है ड्रॉ कर लेगा, इधर करंट जो है बढ़ जाएगा और इधर करंट जो है वो कम हो जाएगा, तो इसीलिए ये डिम हो जाता है। तो इस तरह से पैरेलल सर्किट में जैसे हम इलेक्ट्रिक हीटर को स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो डिम हो जाता है, क्योंकि पैरेलल सर्किट में, पैरेलल सर्किट की जो एडवांटेज ये है कि जिसको जितना करंट चाहिए वो उतना विड्रॉ कर सकता है। तो हीटर को कंपैरेटिवली बल्ब के केस में ज़्यादा करंट चाहिए, तो ये ज़्यादा करंट ले जाएगा, और इसमें जो है, इधर जो है, इसमें इस तरफ कंपैरेटिवली कम करंट आएगा, तो थोड़ी देर के लिए डिम हो जाएगा। इट बिकम्स डिम व्हेन द इलेक्ट्रिक हीटर इन द पैरेलल सर्किट इज स्विच्ड ऑन। ओके, तो यही हम लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब डिम्स व्हेन ए हीटर इज स्विच्ड ऑन, when the electric heater is switched on in a parallel circuit it draws a large amount of current, as a result current through bulb decreases making the bulb glow dim. ओके, नेक्स्ट केस में जो पार्ट बी है, इसमें आपसे पूछा है हाउ टू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंसेस 8 ओम। तो मेरे पास 8 ओम के 3 रजिस्टर्स हैं। लेट्स से दिस इज रेजिस्टेंस 1, आइडेंटिकल है सभी। ओके, ये एक हो गया। नाउ ऐसे ऐसे मेरे पास 3 रजिस्टर्स है। ओके, तो ये 3 रजिस्टर्स हैं 8 ओम के, 8 ओम, 8 ओम एंड 8 ओम। आपको इनको कनेक्ट करना है ताकि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाए कॉम्बिनेशन की, वो 12 आ जाए। अब इनको अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करें, इस तरह एंड टू एंड, तो अगर मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया इधर, तो क्या होगा, इनकी रेजिस्टेंस जो है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज़ ऐड अप हो जाती है। 8 + 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 24 ओम्स, तो ये तो 12 नहीं है। अगर इसको मैं पैरेलल में कनेक्ट करूँ, सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दूँ, देखो अगर मैं इन सभी को पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 8 से भी कम हो जाएगी। अब इनको अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करूँ, इफ़ आई कनेक्ट दीज इन पैरेलल, पैरेलल में हम कैसे कनेक्ट करते हैं, तो हाउ डू वी कनेक्ट दीज रजिस्टर्स इन पैरेलल, पैरेलल में हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, सभी का एक एंड जो है वो बैटरी के एक एंड के साथ, और सभी का दूसरा एंड जो है बैटरी के दूसरे एंड के साथ हम कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए, इस तरह से दे आर कनेक्टेड टू अ बैटरी, सभी का दूसरा एंड ले लिया बैटरी के दूसरे एंड के साथ, तो पैरेलल में कनेक्ट हो गए। अब इनकी जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, वो हम कैसे निकालेंगे इस कॉम्बिनेशन में, तो देखो 1/RP इज इक्वल टू आ जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये हो गया 3/8 ओम। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो है वो हो जाएगी 8/3 ओम। 8/3 ओम इज 2.3 2 ज़ार हो गया 626 6 ओम, 2.66।
तो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस थी उससे भी कम होंगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा हो जा रही है। इसका मतलब आपको कोई दो रजिस्टर जो है पैरेलल में कनेक्ट करने हैं और उनको फिर तीसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करना है। तो पार्ट बी में हम क्या करेंगे ऐसे केस में, ये मैं ले लेता हूँ यहाँ से 3 रजिस्टर्स। सो इनको हम कनेक्ट करेंगे। ओके, दो को कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में। लेट्स कनेक्ट दीज टू इन पैरेलल ताकि रिड्यूस हो जाए, और इसको फिर इंटर्न कनेक्ट कर देंगे हम। ओके, इस तरह से दो को कनेक्ट कर दिया मैंने पैरेलल में, और उसके साथ फिर आगे कनेक्ट कर दिया एक सीरीज में। तो इस तरह से ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। लेट्स से दे आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। अब इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी, जो पैरेलल में है उनकी रेजिस्टेंस हो जाएगी, इनकी मैं निकालता हूँ। अब आपको जस्टिफाई भी करना है इसको। तो जो और रजिस्टर्स इन पैरेलल, तो 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2, ये पैरेलल में है दो। तो आ जाएगा 1/8 प्लस 1/8 विच इज इक्वल टू 2/8 विच इज इक्वल टू 1/4 ओम। अभी निकली नहीं है, इसका रेसिप्रोकल करना है। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू होगी 4 ओम। अब आपका जो सर्किट है वो इस तरह से है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो है वो 4 ओम हो गई है। उसके बाद जो रजिस्टर कनेक्टेड है वो फिर 8 ओम का आगे कनेक्टेड है। तो 8 ओम का इधर कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल आ गई 4 ओम। नाउ ये सर्किट आपका इस तरह से बन जाएगा। अब ये दोनों सीरीज में है, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में हमें पता है, हम ऐड कर देंगे आर पी प्लस 8 ओम विच इज इक्वल टू 4 ओम प्लस 8 ओम इज इक्वल टू 12 ओम। तो इस तरह से आप बनाओगे तो ये जस्टिफाई भी हो जाएगा। सो दिस वाज पार्ट बी। दो को आपको कनेक्ट करना है आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल में, उसके साथ जो थर्ड है उसको आपने सीरीज में कनेक्ट करना है। सो ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड जस्टिफाई योर आंसर। So this was question number 37 for 3 marks. Thank you for watching. Question number 38 is a case study based question of 4 marks. Okay, so based on this we have to answer the questions that follows. 3 students हैं, Shweta, Aisha and Samriddhi. They were performing an experiment to understand the factors on which the resistance of a conductor depends. तो इन सब ने क्या किया, ईच वन ऑफ देम completed इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ ए सेल, एमीटर, अ प्लग की एंड वायर। तो सभी के पास एक सेल है, देयर इज ए सेल, फिर है एक एमीटर। तो इसको कनेक्ट करेंगे हम, ये ले लेते हैं। लेट्स से एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और फिर आपके पास है एक की, इस तरह से। सो दिस इज अ सेल, सेल, की, एमीटर, और सभी के पास अब ईच वन ऑफ देम completed circuit with the help of a cell, ammeter, plug and a wire. एक वायर भी है। लेट्स से दिस इज द वायर दैट दे यूज टू कंप्लीट द सर्किट। इस तरह से वायर इन्होंने ये सर्किट कंप्लीट कर लिया। ओके, श्वेता ने निक्रोम वायर दैट इज एन अलॉय ऑफ लेंथ एल इन द सर्किट में प्लग इन की, एंड आफ्टर प्लगिंग द की नोटेड करंट इन द एमीटर। ओके, तो लेंथ एल है। आयशा ने निक्रोम वायर ही ली, सेम थिकनेस की, लेकिन लेंथ उसकी 2L है। इन द सर्किट आफ्टर प्लगिंग द की एंड नोटेड करंट इन द एमीटर। समृद्धि ने कॉपर वायर ली है, तो समृद्धि के पास कॉपर वायर है, इन दोनों के पास निक्रोम वायर है ऑफ लेंथ एल, सेम थिकनेस इन द सर्किट आफ्टर प्लगिंग द की, नोटेड करंट इन द एमीटर। अब इनके बेस पे आपने क्वेश्चंस जो हैं वो करने।
If the ammeter reading is x ampere with nichrome wire of length L, then what will be the ammeter reading if the length of nichrome wire is doubled with same area of cross section? तो देखो यहाँ पे निक्रोम वायर पहले जो है इसकी लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। फिर एम मीटर जो रीडिंग है, एम मीटर में जो रीडिंग है दैट इज़ द रीडिंग ऑफ द करंट। एम मतलब करंट की जो रीडिंग है दैट इज़ एक्स एम्पियर आ रही है, एक्स एम्पियर। फिर लेंथ ऑफ द निक्रोम वायर इज़ डबल्ड, इस निक्रोम वायर की लेंथ को हमने कर दिया डबल इस तरह से। मीन्स न्यू लेंथ को हम मान लेते हैं एल डैश दैट इज इक्वल टू 2L। सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो यहाँ आपसे अब पूछा है व्हाट विल बी द एमीटर रीडिंग। एमीटर रीडिंग मीन्स करंट की रीडिंग कितनी होगी एम्पियर में। ओके, पहले केस में जो करंट की रीडिंग I इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू रहता है V बाय R। दे आर कनेक्टेड टू द सेम बैटरी, तो पोटेंशियल सबका सेम रहेगा। ये जो रीडिंग है ना ये X है। सेकेंड केस में न्यू करंट आपको निकालना है, तो सेकेंड केस में आई डैश इज इक्वल टू आ जाएगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो जाएगी। इधर जो रेजिस्टेंस थी आई इज इक्वल टू वी, रेजिस्टेंस होती है रो इंटू एल बाई ए। एल इज़ द लेंथ, रो इज़ द रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पे ये भी निक्रोम वायर है, ये भी निक्रोम वायर है, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, न्यू रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, लेंथ जो है वो नहीं होगी है एल डैश, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, यही वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं। आई डैश इज इक्वल टू वी, रो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल सेम है, एल डैश होगी 2L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो हाफ आ गया वी अपॉन रो इंटू एल इंटू ए। वी अपॉन रो इंटू एल इंटू ए इज़ आई विच इज़ एक्स, तो ये हो जाएगा x बाय 2। तो यहाँ पे जो नई एमीटर की रीडिंग जो है आई डैश दैट इज x बाय 2, मतलब हाफ्ड होगी इसमें x बाय 2। ओके, एमीटर रीडिंग बिकम्स x बाय 2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एमीटर रीडिंग बिकम्स x by 2. Okay, next question. What happens to the ammeter reading if the area of cross section of the nichrome wire is doubled keeping the length of the wire the same? अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया गया है, तो पहले what happens to the ammeter reading if the area of cross section of the nichrome wire is doubled? पहले A ले लेते हैं, लेंथ L ले लेते हैं, तो एमीटर में जो रीडिंग है I इज इक्वल टू वो है x एम्पियर। ओके, अब क्या हुआ है, the cross section of the nichrome wire is doubled, cross section of the nichrome wire is doubled, L को अब न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है विच इज 2A, लेंथ इज सेम, तो न्यू रीडिंग आई डैश इज इक्वल टू आ जाएगा V बाय R। वी आर यहाँ पे न्यू रेजिस्टेंस आ जाएगी, पोटेंशियल तो सेम ही है, रो इंटू एल बाई ए डैश, ए डैश चेंज हुआ है तो V रो एल, ए डैश हो गया है 2A, तो ये हाफ है ऊपर चला जाएगा, आई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज 2V इंटू रो इंटू एल इंटू ए। अगर मैं यहाँ पे भी आई इज इक्वल टू V बाय R करूँ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो दिस रेजिस्टेंस is rho into L by A which is x, तो V into rho into L by A is x, this is x, तो ये 2x हो गया, नई एमीटर की रीडिंग जो है 2 टाइम्स है, 2x हो गया। ओके, तो यहाँ पे भी हम लिखते हैं एमीटर रीडिंग बिकम्स 2x मीन्स डबल्ड, एमीटर रीडिंग becomes 2x means it's doubled. Okay, current is doubled. Next part, define resistivity. राइट इट्स एसआई यूनिट, कंपेयर द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय। तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए वी शुड नो इट्स फार्मूला, उसका फार्मूला जो है वी नो दैट, रेजिस्टेंस निकालेंगे, वी नो दैट आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये कैसे आया ये भी मैं बता देता हूँ।
हमें पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आर प्रोपोर्शनल आएगा एल बाय ए। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इस इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं रो, इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी रो। नाउ रो इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा आर इंटू ए बाई एल। अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो हम मान लेते हैं कि जो इफ ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम कर देते हैं 1 स्क्वायर यूनिट और लेंथ को भी कर देते हैं 1 यूनिट, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर, यानी कि रजिस्टिविटी वो रेजिस्टेंस है जब किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर यूनिट है और लेंथ 1 यूनिट है। तो इसकी अब हम डेफिनेशन लिखेंगे और फिर लिखेंगे उसका एसआई यूनिट। तो रजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द resistance of a conductor of यूनिट, यूनिट मतलब जो भी है 1 मीटर स्क्वायर हो या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, मीटर स्क्वायर हो तो 1 हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो तब भी 1 हो, ऑफ 1 यूनिट एरिया, 1 स्क्वायर यूनिट एरिया, स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ 1 यूनिट। अब हम लिखेंगे इसका एसआई यूनिट। क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा है तो ये होगी डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस वंस एंड लेंथ ऑफ 1 यूनिट। ओके, या यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी लिख सकते हो, स्क्वायर अगर आपको नहीं लिखना है तो यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी लिख सकते हो। ओके, ये हो गया लेंथ ऑफ 1 यूनिट। नेक्स्ट इस में है आपके पास एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट इसके फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं एस आई यूनिट। हमें पता है रो इज इक्वल टू है आर इंटू ए बाई एल। तो रो का एसआई यूनिट जो है, सॉरी रेजिस्टेंस का है ओ, एरिया का है मीटर स्क्वायर और लेंथ का है मीटर, 1 मीटर कट गया तो रह गया ओम मीटर। तो ये ओम मीटर इज द एसआई यूनिट, तो यहाँ आप लिख सकते हो ओम मीटर। ओके, फिर इसमें और क्या पूछा है, कंपेयर द रेजिस्टिविटीज ऑफ एन अलॉय विद इट्स कांस्टेंट एलिमेंट्स। तो अलॉय जैसे कि निक्रोम की जो वायर है, जो अलॉय की रेजिस्टिविटी हमेशा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से ज़्यादा ही रहती है। तो आपको कंपेयर करने को बोला गया तो इसमें आपने लिखना है रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज़ ऑलवेज हायर, क्योंकि अलॉय जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से बनती है, एक और एक से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2 मेटल से बनेगी कॉम्बिनेशन से। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज हायर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स मतलब जिससे वो बनी है, जैसे निक्रोम है तो निक्रोम बनती है निकल क्रोमियम एंड मैंगनीज है शायद, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से। ओके, नेक्स्ट अपने पास है सी हो गया। फिर और जो चॉइस है, गिव रीज़न टंगस्टन इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन को ही यूज़ करते हैं। देखो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसमें जो हम फिलामेंट यूज़ करते हैं, ये जो फिलामेंट है, दिस फिलामेंट, ये एक एलिमेंट है
जिसे हम बोलते हैं टंगस्टन, ये टंगस्टन से बना रहता है। तो इसके लिए आपको इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। ये देखो, ये लाइट कब देगा आपको, ये लाइट तब देगा जब ये टंगस्टन जो एलिमेंट है ये रेड हॉट हो जाएगा। रेड हॉट होने पे ये लाइट एमिट करता है। ये रेड हॉट कब होगा, जब इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो ये इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और ये फिर रेड हॉट हो जाएगा, लाइट एमिट करेगा। तो अब रेड हॉट तो हो गया, लेकिन जो मेटल है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। रेड हॉट होने पे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये मेल्ट नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज़ वाई दिस इज़ यूज्ड almost exclusively for making the filament of the electric bulb, is that it has high melting point. So that is why it's used in making the filament of electric bulbs. It has high melting point. पहले का आंसर, it has high melting point, so it's used in making of bulb filaments. ओके, सेकंड पार्ट में जो कंडक्टर्स हैं ब्रेड टोस्टर्स के आर मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन ए प्योर मेटल। तो ब्रेड टोस्टर्स में वी नीड टू हीट अप द कंडक्टर्स टू मेक द ब्रेड टोस्ट। तो इसमें अलॉयज़ की रेजिस्टिविटी जो है वो ज़्यादा है प्योर मेटल से, या वी कैन से दैट दे डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर्स। तो सेकंड का जो आंसर है इसमें वही हम लिखेंगे कि resistivity of an alloy is generally higher than its resistivity of an alloy is generally higher than its constituent. Constituent means जिससे ये बने हैं, its constituent metals or elements। और आप लिख सकते हो they do not oxidize readily at high temperatures। they means alloys, so that's why they are used in making the conductors of bread toasters or heating elements। they do not oxidize readily at high temperatures। Okay, so this was the part C। इसके आगे next question है। Okay, so this was the case study based question for 4 marks। Thank you for watching। Okay, question number 39 जो है, क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा है ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें 3 पार्ट्स हैं, दिस इज ऑफ 5 मार्क्स। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट, सपोज ये बार मैग्नेट है, हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज एट साउथ। तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ है, लेकिन अंदर जो है ये साउथ टू नॉर्थ जाती हैं, तो ये क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं। तो एक आप यहाँ से एक और बना सकते हो, इस तरह से 2-3 बना दो एक साइड, और एक आप 2-3 आप नीचे की तरफ बना दो। और यहाँ पे डायरेक्शन आपने बनानी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे मर्ज हो रही है, साउथ में जाके ये मर्ज होती है, और नॉर्थ से ये इमर्ज होती है, नॉर्थ से ये इमर्ज होती है इस तरह से। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और अंदर जो है आप जो डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ बनाओगे, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ इस तरह से। तो ये पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इन ए बार मैग्नेट। तो पैटर्न ऑफ दिस इज द, आप यहाँ लिख सकते हो पैटर्न
pattern of magnetic field lines in a bar magnet. ओके, नेक्स्ट आपसे पूछिए कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहला तो यही हो गया कि दे इमर्ज फ्रॉम नाउ नॉर्थ एंड इमर्ज एट साउथ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड इमर्ज एट द साउथ पोल, और अंदर जो है इनकी जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो आपने याद रखना है बच्चों, आउटसाइड जो है नॉर्थ टू साउथ है और इनसाइड जो है वो साउथ टू नॉर्थ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये क्लोज कर्व्स बनाती हैं, पहला। दूसरा, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। इसका मतलब है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्राउडेड है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, पोल के पास ज़्यादा क्राउडेड है, इसलिए कभी भी जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो जब मैग्नेट उनको अट्रैक्ट करती है तो वो पोल्स पे जाके जो है अट्रैक्ट होते हैं, चिपकते हैं जाके। तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगी उतनी ही उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी एज कम्पेयर टू द अदर पॉइंट जहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एवर क्रॉस ईच अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ऐसे समझो कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, इस पॉइंट पे आपने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वहाँ पे बनाते हो आप एक टेंजेंट, ये टेंजेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देगी। अब अगर मान लो दूसरी, तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मान लेते हैं ये पहली डायरेक्शन है। तो दूसरी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओ और ये यहाँ पे ये क्रॉस कर रही है तो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इस वाली के लिए जो टेंजेंट जो बनेगी वो इधर को बनेगी, ऊपर को। तो ये देखो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस है विच इज़ नॉट पॉसिबल, इसीलिए कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर, इनमें से दो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो। ओके, अब है आपके पास राइट द स्टेटमेंट ऑफ द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए स्ट्रेट कंडक्टर। अब इसमें क्या करते हैं हम, अब ये स्ट्रेट कंडक्टर है, लेट्स से करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, तो राइट हैंड से आपने इसको इमेजिन करना है कि अगर आप इसको पकड़ो राइट हैंड से और थंब अगर करंट की डायरेक्शन में रखो तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी वो आपकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो इट स्टेट्स दैट इफ वी ग्रास्प, मतलब पकड़े अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, रिमेंबर इट्स ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर राइट हैंड में, इसलिए राइट हैंड थंब रूल है, थंब इसलिए लगाया है आपने इसको डायरेक्शन ऑफ करंट में रखना है। तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करेंगी उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो ये था पार्ट 2। अब इसका पार्ट 3 में जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बिकम्स लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगी इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पे, तो किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मान लो ये करंट एलिमेंट है, इतना ले लेते हैं, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मान लो करंट ऊपर को जा रहा है, तो आपकी फिंगर्स जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ आएंगी, इधर ऐसे ऐसे फिंगर्स आएंगी राइट हैंड अगर मैं देखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इस तरह से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो देखो अगर आप इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ये हैं जिनका सभी का सेंटर जो है इस कंडक्टर के ऊपर है, तो अभी आप देखोगे जैसे जैसे इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट क्रिएटिंग वायर बिकम लार्जर एंड लार्जर, तो पहले ये कर्व्ड थी, फिर और सीधी होगी, फिर और सीधी होगी, और सीधी होगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा, समझ रहे हो आप, छोटा सर्कल ज़्यादा कर्व, थोड़ा बड़ा सर्कल फ्लैट हो जाएगी, फिर और फ्लैट हो जाएगी, फिर और फ्लैट हो जाएगी, फिर और फ्लैट हो जाएगी, एक टाइम आएगा ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो हैं वो लार्जर एंड लार्जर होते जाएंगे जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे, देखो वायर से दूर जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बड़े होते गए, तो बड़े होते गए तो मैग्नेटिक फील्ड, अब जिस जिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल की रेडियस कम है ना उस वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, तो यहाँ पे जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी कम होती जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज ऑन दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन रेडियस ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल बिकम्स लार्जर एंड लार्जर द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज। ये इसका आंसर था। तो दैट वाज, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों।
तो आपको एक डायग्राम बनाना था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट, कोई दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने थे। स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, ये हाफ नंबर का था, ये 2.5 हो जाएगा, या 1.5, एंड 1.5 कितने हो गए, 3 4, 3 और एक हो गए 4। तो हो सकता है इनमें से कोई जो है 2 नंबर का हो, ये भी 1.5 का हो सकता है। इस तरह से इसकी मार्किंग स्कीम हो सकती है। तो मुझे लगता है पहला 2 नंबर का है, क्योंकि उसमें डायग्राम भी है और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, 2 और 3 4। और इसका ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। ओके, पहला जो है डायग्राम जो है वो शायद होगा 1 मार्क्स का। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 2 मार्क्स के हो सकते हैं। 3 4 और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आपके, 2 मार्क्स के हो सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड थंब रूल 1 नंबर की, 2 3 4 और ये एक 5 नंबर का। तो इस तरह से कुछ मार्किंग स्कीम इसकी हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 का ही जो चॉइस है पार्ट बी में, we have to draw a diagram showing the magnetic field lines in and around the current carrying solenoid। तो सोलनॉइड आपको पता ही है कि इट्स ए कॉइल ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स रैप्ड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। तो इस तरह से हम रैप करके सिलेंडर की फॉर्म बना देते हैं इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं सोलोनॉइड। अब यहाँ बोला है करंट कैरिंग, तो करंट कैरिंग मीन्स इसके जो एंड्स हैं उसको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ, तो ये बन गया करंट कैरिंग सोलनॉइड। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आपको बनाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हम पैटर्न बनाते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं करंट कैरिंग सोलनॉइड। तो ये मैं करंट कैरिंग सोलनॉइड बना रहा हूँ इधर। फिर इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। तो लेट दिस बी करंट कैरिंग सोलनॉइड। ओके, तो कुछ इस तरह से रहेगा, और इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ, एंड अ की नेगेटिव एंड अ की। ओके, ये कनेक्ट कर दिया मैंने बैटरी के साथ। नाउ इट्स अ करंट कैरिंग सोलनॉइड, इस तरह से। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है, जो बिल्कुल अंदर है मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो पैरेलल रहेंगी। तो सबसे पहले आप इस तरह से पैरेलल लाइंस बना सकते, पैरेलल लाइंस बना दो इस तरह से, इतनी भी बन सकती हैं। ओके, ये पैरेलल लाइंस मैंने बना दी इधर। तो ये जो टर्न्स हैं आपने थोड़ी सी सिमेट्रिक बना लेनी है, तो इस तरह से पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। अब क्या करना है, कम से कम 3 जो है आप ऊपर इस तरह से लूप बना दो, कम से कम 3 का, इस तरह से क्लोज्ड, और इस तरह से, और फिर 3 का ही आप नीचे बना दो इधर। तो बैटरी को मैं नीचे भी रख सकता था, इसको आप नीचे भी रख सकते थे, तो मैं इस बैटरी को थोड़ा सा नीचे रख लेता हूँ, मैं कनेक्ट कर देता हूँ ताकि फील्ड लाइन जो है ऊपर आ। ओके, अब मुझे करनी है सबसे पहले बाहर वाली एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई, 3 आप बना दो कम से कम। और ये क्योंकि क्लोज टर्म्स बना रही, तो कहीं ना कहीं से ये इमर्ज होंगी, जहाँ से ये इमर्ज होंगी उसको हम बना देंगे नॉर्थ पोल। ये बन गया नॉर्थ पोल, और जहाँ पे मर्ज होंगी वो बन जाएगा साउथ पोल। सो दिस इज द साउथ पोल। तो यहाँ मर्ज हो रही है, तो इस तरह से आपने जो अंदर को कुछ बना के इस तरह से मर्ज कर देनी है, यहाँ से मर्ज कर देनी है। तो इस तरह से ये है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एक एंड बन जाएगा नॉर्थ पोल, एक एंड आपका इधर बन जाएगा साउथ पोल। तो ये पैटर्न इज एग्जैक्टली द सेम एज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ बार मैग्नेट। यहाँ पे भी आप डायरेक्शन दे सकते हो, इधर पे भी डायरेक्शन दे सकते हो। तो दिस इज ए करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
of the current carrying सोलोनॉइड मैंने बताया था इट्स ए कॉइल ऑफ एन नंबर ऑफ एन कॉइल ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स रैप्ड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। ओके, तो ये बन गया सोलनॉइड। अब इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट है राइट एनी टू सेलिएंट फीचर्स क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है इज सेम एज दैट ऑफ ए बार मैग्नेट, तो उसी की कोई दो फीचर्स आप लिख सकते हो। तो या पहली फीचर आप ये लिख दो कि पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए सोलनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट, यहाँ मैं बार लिखना भूल गया। और फील्ड्स इनसाइड द सोलनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइंस, ये भी लिख सकते हो। और या एक और लिखना है तो इट्स वन एंड बिकम्स द नॉर्थ एंड द अदर बिकम्स द साउथ एंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। अंदर देखो जो बिल्कुल पैरेलल है, फील्ड्स इनसाइड द सोलनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल, कौन सी फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइंस, कोई भी दो सेलिएंट फीचर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है एंड हाउ इज इट मेड। तो देखो ये जो सब्सटेंस था ना, आप ये जो हमने सोलनॉइड था, ये करंट कैरिंग सोलनॉइड था, ये क्या बन गया, एक तरह से क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। तो इसी मैग्नेटिक मटेरियल को, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है विच बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। कैसे बनाते हैं, अभी आपने बनाई है, बाय रैपिंग ए करंट कैरिंग इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये जो वायर थी ये करंट कैरिंग इंसुलेटेड कॉपर वायर थी, इसको इस तरह से रैप करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल, ये बन गई कॉइल अराउंड ए मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट। तो ये रैप करने के लिए आप इधर सॉफ्ट आयरन भी ले सकते हो। सॉफ्ट आयरन वो आयरन है जो इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है, इसके ऊपर रैप कर दो इस तरह से, इस तरह से। तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। या फिर ऐसे कर दो, इसके बीच में आप सॉफ्ट आयरन को प्लेस कर दो अंदर, इस तरह से भी कर सकते हो। तो इस तरह से भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी बाय प्लेसिंग ए मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मैग्नेटिज्म के लिए सॉफ्ट है, इट कैन बी इजिली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, मैग्नेट बना सकते हो। डीमैग्नेटाइज कब होगा, जब करंट को बंद कर दोगे तो इसकी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज सारी चली जाएंगी। तो व्हेन यू स्विच ऑफ इट लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसीलिए ये मैग्नेटिज्म के लिए, मैग्नेट के लिए, मैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट है। तो दैट्स इज व्हाई इट्स कॉल्ड सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये थे व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड हाउ इट इज मेड, दिस वाज ऑफ 5 मार्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, दिस इज फ्रॉम सेट 2, पेपर कोड है 3552 ऑफ 2026 फॉर फिजिक्स। इसमें आपसे पूछा है डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम। तो ये तो आपको पता ही है कि जब भी रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली किसी इंटरफेस पे गिरती है जो कि दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है, लेट्स से ये यहाँ पे ये आ रही है एयर से, तो एयर मीन्स ऑप्टिकली रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ, वाटर या ग्लास हो सकता है ये। यहाँ मैंने बना लिया नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो इसके अंदर जाके इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है ये इस तरह से नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। और अगर ये डेंसर से रेयर की तरफ जाती है, मान लो ये डेंसर है, ये डेंसर से रेयर की तरफ जाती है, तो इसकी स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगी, इट विल बेंड अवे, इट टुवर्ड्स द नॉर्मल केस इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से। तो डेंसर से रेयर की तरफ और रेयर से डेंसर की तरफ, इस तरह से ये प्रोपेगेट करती है। देखो अब जो ये जो मान लो ये जो रेयर मीडियम है इसे हम ले लेते हैं वैक्यूम या एयर। तो वैक्यूम या एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो उसको हम डिनोट करते हैं सी से। और जो मीडियम है, कोई भी मीडियम है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट करते हैं वी से। इनका अगर हम रेशियो ले लें, जब आपका रे ऑफ लाइट जो है वो प्रोपागेट हो रही है, एक मीडियम आपका होना चाहिए वैक्यूम या एयर, पहला वाला। तो इनका जो रेशियो है इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, इस मीडियम का। अगर ये वाटर है तो बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यहाँ डब्ल्यू लगा दें। अगर ग्लास है तो बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। या ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर भी कई केसेस में बोलते हैं, बस आपका पहला एक मीडियम जो है वो आपका एयर या वैक्यूम होना चाहिए। तो यही डेफिनेशन है ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। सो इट इज डिफाइंड as a ratio of speed of light in a vacuum to speed of that light in the medium, n is equal to c by v। इसके कोई ऐसा यूनिट्स नहीं होते हैं क्योंकि दोनों स्पीड है मीटर पर सेकंड, ऊपर नीचे कैंसिल कर जाएगा, नो यूनिट्स। ओके, रेशियो है ये।
नेक्स्ट आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में, आपको एक टेबल दिया है, उसमें कुछ मटेरियल मीडियम्स हैं, उनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दिए हैं। तो अभी अभी जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है एन इज इक्वल टू सी बाई वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये मीडियम का। तो यहाँ अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो v इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, n इज इक्वल v इज इक्वल टू आ जाएगा c बाई n। देखो c तो कांस्टेंट है, तो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मींस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसमें स्पीड कम है। आपको अरेंज करना है, अरेंज दिस मटेरियल मीडियम्स गिवन इन द टेबल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मींस स्लो से, इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस स्लो से आपको ले जाना है फास्टेस्ट। ऐसा मीडियम पहले जिसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी, फिर वो जिसमें फास्टेस्ट है। तो ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो अगर आपको स्लो चाहिए, अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपको स्लो चाहिए मीडियम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा। तो सबसे पहले बड़ा वाला लिखते हैं। सबसे पहले है डी 1.77, फिर 1.77 के बाद है ए 1.50, 1.50 के बाद डी हो गया, ए हो गया, फिर है बी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.46, फिर लास्ट में बच गया सी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। तो इसको जो मैंने लगाया है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है, तो डी सबसे बड़ा है, फिर ए है, फिर बी है, फिर सी है। ये तो है इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऑर्डर, जो कि है डिक्रीजिंग। हमें लगाना है इनको इन द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम, बस इस साइन को आप चेंज कर दो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो डी में सबसे ऐसे ए, फिर बी इज लेस देन सी, तो सबसे ज़्यादा जो है वो सी में है। तो अरेंज दिस मटेरियल मीडियम्स गिवन इन द टेबल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो सबसे ज़्यादा स्पीड है सी में, फिर है बी में, फिर है ए में, और फिर है डी में सबसे कम। तो सी इज ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन डी, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम, ये वाला आप लिखोगे। आप इसमें स्पीड है तो आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से स्पीड को डिनोट करना है। देखो आपसे पूछा है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट आप ऐसे लिख सकते हो, ये तो मैंने सी बी ए डी ही लिखा है, तो आप स्पीड ऑफ लाइट को लिख सकते हो वी सी। सबसे ज़्यादा स्पीड है सी मीडियम में, फिर है बी मीडियम में, फिर स्पीड इन ए, फिर स्पीड इन डी, सबसे कम, सबसे ज़्यादा सी, बी, ए एंड डी। तो सी, बी, ए एंड डी, ये है करेक्ट ऑर्डर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। अब इसमें दिया है ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो रहती है उसके लिए मैंने साइन कन्वेंशन यूज कर ली। फोकल लेंथ के लिए कन्वेक्स लेंस की साइन कन्वेंशन पॉजिटिव है, प्लस लेंस फॉर्मूला टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द इमेज v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो हम यूज करेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज पहले। सो यूजिंग लेंस formula. So according to this formula 1 upon v माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, जहाँ v जो है वो इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस। साइन कन्वेंशन v आपको फाइंड आउट करना है, u जो है वो -30 है, फोकल लेंथ आपको दे रखी है +15, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से मैंने ये साइन ही हटा दिया, या आप नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, तो 1 अपॉन वी प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/15, विच गिव्स मी 1/v इज इक्वल टू आ गया 1/15 माइनस 1/30। ओके 30, तो यहाँ आ गया 2 माइनस 1 विच इज 1/30। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू आ गया 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर का मतलब है कि इट्स फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस। तो अब इस साइड को बनी, क्योंकि v पॉजिटिव इस तरफ को रहता है। ओके नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है, टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द इमेज। आप इसमें लिख भी सकते हो इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, इमेज is formed
at a distance of 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस के पीछे। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे इसके आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है। तो मैं इस तरह क्वेश्चंस में अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इमेज इन दिस केस। साइज ऑफ द इमेज मींस एच डैश। एच डैश इज द साइज ऑफ द इमेज, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं साइज ऑफ इमेज विच इज एच डैश। नाउ हमें पता है जो मैग्निफिकेशन है ना, दैट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। मैग्निफिकेशन जो है लेंस के केस में इट्स वी बाई यू, दोनों हमें पता है। आपको साइज ऑफ इमेज इसमें पूछा गया है, तो क्या मुझे एच डैश एच पता है? नहीं पता है। तो व्हाट विल द साइज ऑफ द इमेज इन दिस केस, तो एम से ही वी बाई यू एच डैश बाई एच कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन से ही निकाल लेते हैं, तो इधर आ जाएगा मेरे पास एच डैश बाय एच। सो वी जो है दिस अपना आया है 30, यू जो था दैट वाज -15, -30। तो यू जो था वो -30 था। तो देखो एच डैश बाय एच ये कैंसिल किया तो एच डैश बाय एच आ गया -1। इसका मतलब जो इमेज हाइट है, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट जो है, तो इमेज हाइट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट आ गया। इसका मतलब दोनों इक्वल हैं लेकिन ये इन्वर्टेड है, बस यही है। तो आप लिखोगे इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। या इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को आप ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जो साइज वाला पार्ट है आप सीधे सीधे मैग्निफिकेशन निकालो। मैग्निफिकेशन होती है वी बाई यू। तो एम इज इक्वल टू वी जो था वो आया था इस केस में कितना, 30, और u था -30। तो मैग्निफिकेशन आ गई -1। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, और वन जो है, वन इंडिकेट्स दैट द इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। अगर वन से बढ़, अगर ये नंबर जो है तो साइन बताएगा आपको इमेज रियल है या इन्वर्टेड है। नेगेटिव है तो इन्वर्टेड और रियल होगी, पॉजिटिव होगी तो वर्चुअल एंड राइट। और ये जो नंबर है वन, अगर ये वन से कम हुआ तो इमेज इज शॉर्टर देन द ऑब्जेक्ट। अगर वन से ज़्यादा हुआ तो इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। और अगर वन हुआ तो इमेज इज इक्वल टू, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, जैसा कि इस केस में है। तो इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। इस तरह से भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 36 फॉर 3 मार्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, दिस इज ऑफ 5 मार्क्स। वी हैव टू लिस्ट एनी टू फीचर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड इन द हाउसेज ऑफ इंडिया। तो हाउसेज ऑफ इंडिया में हमारे पास आता है एसी करंट। तो इसकी दो सेलिएंट फीचर्स जो हैं ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड इन द इंडियन हाउसेज, सबसे पहले तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। और ऑल्टरनेटिंग करंट की जो सबसे जो मेन फीचर है, दिस पीरियोडिकली रिवर्स इट्स डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन जो है ये पीरियोडिकली इस तरह से रिवर्स होती है, जबकि जो डीसी करंट है वो यूनिडायरेक्शनल है। तो और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज पे है 220 वोल्ट, जिसे हम बोलते हैं मेन्स, 220 वोल्ट पे आती है। और फ्रीक्वेंसी जो रहती है 50 हर्ट्ज। ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो इलेक्ट्रिक करंट इन द इंडियन हाउसेज। ओके, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन डीसी एंड अल्टरनेटिंग करंट। डीसी और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। पहली तो वही है, डीसी फ्लो करता है वन डायरेक्शन में, इसका जो ग्राफ है इस तरह से है। और एसी जो है इट इट पीरियोडिकली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। तो मेन डिफरेंस। अब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो नहीं रहती है। जो घरों में जो एसी करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है 50 हर्ट्ज। सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीसी की जो सोर्स है सेल या बैटरी, और जो एसी है जितने भी पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर है, थर्मल है, दे जनरेट एसी करंट। ओके, अब इसी क्वेश्चन का
जो थर्ड पार्ट है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इन डोमेस्टिक सर्किट। तो हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं उनकी कलर कोडिंग से या उनकी इंसुलेशन जो प्लास्टिक कवरिंग है। तो हाउ डू आइडेंटिफाई लाइव वायर न्यूट्रल वायर इन डोमेस्टिक सर्किट, सबसे पहले कलर कोडिंग। जो लाइव वायर है जिसे हम मेन वायर भी बोलते हैं, मेन्स भी बोलते हैं, उसकी रेड या ब्राउन इंसुलेशन रहती है, इंसुलेशन मीन्स प्लास्टिक कवरिंग। और जो न्यूट्रल वायर है उस पर ब्लैक या ब्लू इंसुलेशन रहती है। एक और भी है, तो मे बी इट्स नॉट इन द एनसीईआरटी बट यू कैन यूज़ द इलेक्ट्रिक टेस्टर। इलेक्ट्रिक टेस्टर से हम लाइव वायर को जब भी टच करेंगे तो उसके अंदर का नियॉन बल्ब ग्लो करता है, और उसमें जो आपको एक जो फिंगर जो है वो उसके मेटेलिक पार्ट पे रखनी पड़ती है टेस्टर के, जबकि जो टचिंग द न्यूट्रल वायर है इट डज नॉट लाइट अप द बल्ब। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक टेस्टर से भी आप चेक कर सकते हो इफ़ यू डोंट डू नॉट नो द कलर कोडिंग। या ये चेक करना है कि लाइव वायर में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये तो पता लग जाएगा कि लाइव वायर की रेड और ब्राउन इंसुलेशन है ये लाइव, लेकिन उसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है वो इलेक्ट्रिक टेस्टर से पता चलेगा। तो these were the three parts for 5 marks. Thank you for watching. Okay, part B में 5 marks के why is fuse an important component in our electric circuits. So ये जो first part है, let's try to understand it. Let's say this is the live wire, ये neutral wire है, this is the electricity meter, ये मीटर है electricity, and then हम क्या करते हैं यहाँ पे फ्यूज़ कनेक्ट करते हैं। लेट्स से दिस इज़ द फ्यूज़, जिसमें रहती है एक वायर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। ये न्यूट्रल वायर चलेगी, उसके बाद रहता है मेन स्विच, दिस इज द मेन स्विच। तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर के बाद और मेन स्विच से पहले देर इज ए फ्यूज, ये मेन फ्यूज है। जैसे अगर मान लो इस लाइव वायर में एक्सेसिव करंट फ्लो कर जाता है तो बिकॉज ऑफ द लो मेल्टिंग पॉइंट दिस वायर ब्रेक्स डाउन और सर्किट टूट जाता है। तो एक तरह से सेफ्टी डिवाइस एक्ट करती है। इसी तरह आप इसको अलग अलग अप्लाइंसेस में भी अगर ये आता है, तो मान लो ये अगर अप्लाइंस है तो इसमें भी अंदर फ्यूज़ लगा रहता है। इधर इधर से गई लाइव वायर, इधर से जाएगी न्यूट्रल वायर। ये लाइव वायर है न्यूट्रल वायर, लाइव वायर के साथ सीरीज में रहता है फ्यूज़, ये चला गया अप्लायंस के अंदर। तो अगर किसी तरह से एक्सेसिव करंट फ्लो कर जाता है तो बिकॉज ऑफ द लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस वायर दैट इज़ यूज इन द फ्यूज़, ये सर्किट यहाँ टूट टूट जाएगा और इट विल प्रिवेंट द डैमेज टू द अप्लायंस। तो फ्यूज़ जो है सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, सेफ्टी डिवाइस है, ये डोमेस्टिक अप्लाइंसेस को डैमेज से बचाती है कॉज बाय एक्सेसिव करंट फ्लो। दूसरा ये सर्किट ब्रेकर, देखो यहाँ पे सर्किट टूट गया, इफ़ द सर्किट इज़ ब्रोकन हेयर, अगर यहाँ पे सर्किट टूट जाता है तो ये मेल्ट हो जाती है, सर्किट को ब्रेक कर देती है। और कब, जब करंट एक्सीड करता है सेफ लिमिट से। इस तरह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल फायर्स हैं इट प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिकल फायर्स। So that's why fuse is an important component because of the safety feature. Now we have to distinguish between overloading and short circuiting of a circuit क्या होता है। तो overloading का मतलब है, जो ओवरलोडिंग कैसे होती है, ओवरलोडिंग का मतलब है कि एक ही सॉकेट में, आपने देखा होगा यहाँ पे हम मल्टी सॉकेट कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपने चार्जर भी कनेक्ट कर दिया, सामने आपने कोई और फैन, टेबल फैन कनेक्ट कर दिया। सो इट इज़ कॉज्ड व्हेन टू मैनी अप्लायंसेस आर कनेक्ट टू ए सिंगल सॉकेट। लेट्स से अगर ये सपोर्ट करती है 5 एम्पियर का करंट और आपने यहाँ पे ज़्यादा डिवाइसेस लगा ली, तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू द एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज बिकॉज ऑफ द टू मैनी अप्लाइंसेस कनेक्टेड, इट्स कॉल्ड द ओवरलोडिंग, ये होता है ओवरलोडिंग। और शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है, इट इज़ कॉज ड्यू टू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ लाइव वायर विद द न्यूट्रल वायर। जब अब से हमारे घर हम जो वायर लेके आते हैं वो ऐसे सिंगल पीस ऑफ, अगर वायर अगर आपके पास ऐसे दिखता है जहाँ पे आगे यहाँ सॉकेट लगा हुआ है जहाँ पे 3 पिंस रहती हैं, तो इस तरह से पीछे एक ही वायर जाती है, लेकिन इस इंसुलेशन के अंदर एक्चुअली 2 वायर्स हैं, एक है रेड और एक है रेड और दूसरी है ब्लू। रेड मेन और ब्लू जो है वो न्यूट्रल वायर है। इनकी भी प्लास्टिक कवरिंग रहती है। अगर किसी तरह से ये प्लास्टिक कवरिंग बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव हीट अगर ये मेल्ट हो जाए तो दिस लाइव एंड द न्यूट्रल वायर दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, उसे हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। So this is the distinguish between the or the differences between the overloading and the short circuiting. Overloading means connecting too many appliances to a single socket or the accidental hike in the supply voltage, क्योंकि एक ही टाइम पे आप यहाँ इस सॉकेट में से बहुत ज़्यादा वोल्टेज खींच रहे हो बाय कनेक्टिंग टू मनी अप्लायंस। शॉर्ट सर्किटिंग होता है लाइव और न्यूट्रल वायर का किसी तरह से कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाना।
नेक्स्ट है गिव रीजन एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर यूज इन फ्यूज वायर। ये फ्यूज वायर्स में एक तो हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो उसके लिए जो टाइप ऑफ मटेरियल हम यूज़ करते हैं यूज्ड इन फ्यूज वायर्स, दे आर अलॉयज मेड ऑफ टिन एंड लेड, या कॉपर, या कॉपर का ले सकते हो मेटल, या टिन प्लेटेड कॉपर आप ले सकते हो। इस तरह से ये मटेरियल्स हम इसलिए लेते हैं क्योंकि एक तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऊपर से हाई रेजिस्टेंस होती है। लो मेल्टिंग हाई रेजिस्टेंस होने से हीट प्रोड्यूस होएगी, और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो फिर क्विकली मेल्ट हो जाएगी, और कनेक्शन जो है सेफली जो है ब्रेक हो जाएगा, इससे पहले कि इट कैन कॉज द डैमेज टू द रेस्ट ऑफ द सर्किट। सो दैट वाज ऑफ 5 marks, why fuse is an important component, overloading and short circuiting, and कौन से टाइप ऑफ मटेरियल से हम फ्यूज वायर बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं दे आर फ्रॉम सेट 3, पेपर कोड है 3153 फॉर 2026, फॉर 10th का साइंस का फिजिक्स सेक्शन है ये। ओके, तो पहला जो इसमें 2 मार्कर है, व्हेन एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंटर्स इन ए मीडियम एक्स फ्रॉम मीडियम वाई इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्म। ओके, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मान लेते हैं डेंसर मीडियम है, दिस इज द रेयर मीडियम। जब भी रे ऑफ लाइट इट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम द रेयर टू द डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि इसकी स्पीड ऑफ, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी इस तरफ, क्योंकि इसकी स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे कम हो रही है। और इसका अगर हम रिवर्स ले लें, उल्टा ले लें यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हम डेंसर से रेयर में ले जाते हैं। तो मैंने यहाँ नॉर्मल बना लिया, लेट्स से दिस इज द नॉर्मल। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ जो लाइट जो है, दिस इज इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर, तो रेयर में जाके इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है ये इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन में दिया है रे ऑफ लाइट एंटर्स इन ए मीडियम एक्स में आई फ्रॉम मीडियम वाई से, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से इस तरफ बेंड करेगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई बताना। तो रेयर में जाके इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज ये ऑप्टिकली रेयर मतलब जिसमें स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती है, ऑप्टिकली डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, स्लो रहती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई कंपेयर करना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई। क्यों? क्योंकि लाइट ट्रेवल करती है फास्ट एंड ऑप्टिकली रेयर मीडियम। कैसे पता चला? क्योंकि लाइट बेंड हुई है, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल बताती है कि लाइट वेव जो है वो स्पीड अप हुई है, या ई है स्पीड अप हुई है अपॉन एंटरिंग द न्यू मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई। ये आपको लिखना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई, क्योंकि बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल मीन्स इट हैज एंटर्ड द ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ओके, ऑप्टिकल डेंसिटी बतानी है। अब जिसमें स्पीड ज़्यादा हुई है वो ऑप्टिकली रेयरर है। तो इस केस में, नेक्स्ट केस में, जो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम एक्स इज लेस देन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम वाई। मीडियम वाई की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, स्पीड ऑफ लाइट इधर स्पीड अप हुई है, तो ये एक्स जो है ये ऑप्टिकली रेयरर है। तो एक्स जो है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम एक्स इज लेस देन द ऑप्टिकली डेंसिटी ऑफ मीडियम वाई। बेंडिंग अवे कैसे पता चला? वैसे ही, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन लाइट travels from an optically denser to the rare optically rarer medium means that speed of light has increased, that means that medium x is an optically rarer means इसकी optical density जो है optical density of medium y से कम है। So this was question number 33. Thank you for watching. ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 marks का। इस क्वेश्चन में दिया है ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो आपको जो गिवन डाटा है वो है ऑब्जेक्ट की हाइट, जिसे डिनोट करेंगे h, डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, u है आ जाएगा -30, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कनकेव लेंस की फोकल लेंथ को हम लेते हैं नेगेटिव साइन कन्वेंशन। ओके, यूजिंग द लेंस फॉर्मूला डिटरमिन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो केस ए में आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, हम यूज करेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। सो लेट्स यूज अ लेंस फॉर्मूला। So using the lens formula, this is 1 upon V,
-1/u इज इक्वल टू 1/f। v आपको फाइंड आउट करना है इमेज डिस्टेंस। u इज गिवन विच इज -30, नेगेटिव नेगेटिव हो गया प्लस, फोकल लेंथ भी दे रखी है, दिस इज -15। ओके, 1/v प्लस हो जाएगा 1/30 इज इक्वल टू -1/15। तो 1/v हो जाएगा -1/15 माइनस 1/30। 30 is the LCM, this is -2 -1 minus 3/30 which is equal to -1/10। तो v is equal to आ गया -10 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस जो है दिस इज -10 मीन्स इट्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड आपको निकालनी है। लेट्स फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म। सो हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड के लिए जो बी पार्ट है आपको एच डैश निकालना है, जबकि एच आपको दिया है। नाउ एच इज गिवन विच इज 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें पता है जो मैग्निफिकेशन है दैट इज गिवन बाय v/u इज इक्वल टू एच डैश बाय एच। m को हटा देते हैं। v हमें पता है, v हमने अभी अभी निकाला है, v कितना है -10। u जो था u वॉज -30 एच डैश आपको फाइंड आउट करना है। h आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 3 2 6 हो गया। तो इमेज हाइट इज 2 सेंटीमीटर। देखो इमेज जो है प्लस में है तो इट्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज हाइट इज +2 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस वॉज height of the image form पूछी, this was of 3 marks। Thank you for watching। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑफ 5 मार्क्स। अब इस क्वेश्चन में पार्ट ए में आपसे पूछा है स्टेट द रूल विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से प्लेस करते हैं, तो लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड नाउ द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है दे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हम मान लेते हैं दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगती है। नाउ दैट डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है कि अगर हम इफ़ वी स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और आपकी फोर फिंगर जो है वो उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे इस केस में मैंने लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर को स्ट्रेच कर दिया मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मिडल फिंगर देगी डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फोर्स जो है वो इनटू द पेज है, परपेंडिकुलर एंड इनटू द पेज, इनटू द स्क्रीन है। तो फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो कि इस केस में मैंने ऊपर को रख ली मिडल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है फोर फिंगर, तो थंब आपका इनटू द स्क्रीन मीन्स the force that then the direction in which the thumb points is the direction of the motion or the force acting on the conductor। ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो हमें देता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ऐसी कोई दो डिवाइसेस आपको बतानी है जो इस इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक एंड करंट कैरिंग कंडक्टर पे काम करती हैं। ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर है, लाउड स्पीकर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, माइक्रोफोन्स हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनमें से आप कोई भी दो लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे ये कुछ गिवन डायग्राम्स हैं। ये डायग्राम 1 है, दिस इज डायग्राम 2। अब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रॉन नीचे को आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम इसकी ऑपोजिट लेते हैं, तो कन्वेंशनल करंट जो है वो ऊपर की तरफ है। अब मैग्नेटिक और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर हम लगाएं तो ये मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर आ गई इधर को, मिडिल फिंगर आ गई ऊपर को, फोर्स जो होगी परपेंडिकुलर। अब ये दोनों ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो जब डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम रहती है। तो इस केस में हम लिखेंगे फोर्स इज मैक्सिमम, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट। इवन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट को भी कंसिडर करो, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को भी कंसिडर कर लो, इसी को भी मान लो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फिर भी परपेंडिकुलर है। तो अगर आप
कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लो या इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन लो, दोनों में से कोई भी लोगे एंगल 90 डिग्री ही रहेगा, फोर्स आपको मैक्स से मिलेगी। अच्छा, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड है इधर को, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गई 4 फिंगर ऑफ योर राइट हैंड। ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर को है तो करंट इधर को जाएगा, विच इज तो एंगल इनके बीच में है 180 डिग्री। अगर मैंने 180 डिग्री लिया तो भी ये एंटी पैरेलल है, और एंटी पैरेलल के केस में जो फोर्स जो है वो मिनिमम रहती है, देयर इज जीरो और नो फोर्स। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट की भी डायरेक्शन लेते हो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन सेम है, तो इस केस में एंगल ज़ीरो हो जाएगा। तो इस केस में फोर्स भी जो है वो ज़ीरो होगी, दोनों ही केसेस में, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन लो या कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लो, दोनों ही केसेस में सेकंड में फोर्स ज़ीरो ही रहेगी। तो कमेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, पहले केस में मैक्सिमम है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कन्वेंशनल या इलेक्ट्रॉनिक करंट परपेंडिकुलर है, और दूसरे केस में मैग्नेटिक फील्ड कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट कन्वेंशनल लो तो वो 180 डिग्री है उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट लो तो उनके दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉनिक करंट के बीच एंगल ज़ीरो है, दोनों ही केसेस में फोर्स ज़ीरो मिलेगी। सेकंड केस में फोर्स ज़ीरो है, पहले केस में फोर्स मैक्सिमम है। आपसे पूछा था यहाँ पे कमेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन बोथ द केसेस एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करेंगे, लेट्स से इट्स अ मूविंग चार्ज, तो उस हिसाब से भी ये सेम फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा, पहले वाले केस में मैक्सिमम है, दूसरे वाले केस में मिनिमम, दैट इज ज़ीरो। तो दैट वाज ऑफ 5 मार्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, जो नेक्स्ट 5 मार्कर है पार्ट बी, आपको 3 पॉसिबल रीजंस देनी है शॉर्ट सर्किटिंग इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में भी किया है कि व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग। ओके, यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग, सो दिस शॉर्ट सर्किटिंग इज कॉज ड्यू टू द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ लाइव वायर विद द न्यूट्रल वायर। तो हमें इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है, अब 3 पॉसिबल रीजंस देते शॉर्ट सर्किटिंग क्यों क्यों हो सकती है। तो एक तो यही है डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर, जो जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो हम जो भी किसी, लेट्स से ये कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, हम देखते हैं कि वहाँ पे मेरे पास एक सिंगल वायर रहती है जिसके आगे यहाँ पे इसका 3 पिन रहता है, आगे यहाँ पे 3 पिन्स रहती है। ओके, इस तरह से 3 पिन से, एक अर्थ और दूसरी न्यूट्रल लाइन, तो बीच में यहाँ पे 3 वायर्स है, एक अर्थ वायर है ग्रीन वायर, एक रेड वायर है लाइव वायर, और एक ब्लू वायर है जो कि न्यूट्रल है। किसी तरह से अगर इनकी इंसुलेशन अंदर अगर पिघल जाए या मेल्ट हो जाए और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। तो ये लाइव और न्यूट्रल वायर अगर किसी तरह से पोल पे भी है तो लाइव और न्यूट्रल वायर अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तब भी जो है शॉर्ट सर्किटिंग होती है, या जैसा मैंने इस केस में बताया इनकी इंसुलेशन जो है डैमेज हो जाए और फिर ये हो जाए, या ओवरलोडिंग से। ओवरलोडिंग क्या होता है, एक ही सॉकेट में आप, एक ही सॉकेट में आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर देते हो, तो उससे अगर ये 5 एम्पियर की इसकी रेटिंग है यहाँ पे, तो 5 एम्पियर का करंट ये विथस्टैंड कर सकते हैं, और आपने ज़्यादा डिवाइस लगी है तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है यहाँ से ये खींचेगा, और दैट विल पॉसिबली मेल्ट द इंसुलेशन ऑफ द वायर्स, और ओवरलोडिंग से भी ये हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो इसमें पार्ट है, देखो इसमें पूछा है इन केस ऑफ ओवरलोड, मान लो यहाँ ओवरलोड हो जाता है इस सर्किट में, विल द फ्यूज प्रोटेक्ट टू गिवन सर्किट फ्रॉम डैमेज, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, 220 वोल्ट की सप्लाई इधर जा रही है, फ्यूज़ आपने इधर लगाया है, ओवरलोडिंग हो जाती है, ओवरलोडिंग होगी, एक्सेसिव करंट फ्लो कर रहा है या हीट अप हो जाएगा तो ये फ्यूज़ वायर, यहाँ भी हीटिंग होगी, ये फ्यूज़ वायर मेल्ट कर जाएगी। और लेकिन अभी भी जो ये वाला जो डैमेज्ड पार्ट है, ये वाला तो डैमेज्ड पार्ट है, ये वाला जो ब्रोकन पार्ट है यहाँ से ये लेके यहाँ तक, ये अभी भी हाई पोटेंशियल पे है। हाई पोटेंशियल का मतलब अगर इसको किसी ने टच कर लिया तो उसे फेटल शॉक लग सकता है। तो ये कोई आइडियल जो है मेथड नहीं है फ्यूज़ वायर को कनेक्ट करने का, हमें इस लाइव वायर मेंस को तोड़ना है। तो फ्यूज़ जो है हमेशा लाइव वायर के साथ इधर कनेक्ट होना चाहिए था, ये सीरीज में। तो यहाँ क्या फ्यूज़ प्रोटेक्ट करेगा गिवन सर्किट को फ्रॉम डैमेज से, तो हम इस पे पॉसिबली लिखेंगे नो। तो नो फ्यूज एज शोन विल नॉट कंप्लीटली प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम डैमेज। कंप्लीटली क्यों नहीं, क्योंकि फ्यूज जो है वो इनकरेक्टली कनेक्टेड है न्यूट्रल वायर के साथ। अगर लो ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो एक्सेसिव करंट विल स्टिल मेल्ट, अभी तो एक्सेसिव करंट चलो मेल्ट कर देगा, इसको भी मेल्ट कर देगा, सर्किट भी टूट जाएगा,
विल स्टिल मेल्ट एंड फ्यूज एंड ब्रेक द पाथ। लेकिन लाइव वायर अभी भी फुली कनेक्टेड और अनब्रोकन है। ये लाइव वायर जो है ये अनब्रोकन नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इलेक्ट्रिक हीटर यहाँ तक, ये सारा पाथ जो है हाई पोटेंशियल पे है। अब इधर किसी ने भी टच कर लिया, so wiring up to the fault will stay at a high potential 220 वोल्ट पे। anyone touching the appliance, किसी ने भी अप्लायंस को टच कर लिया तो या डैमेज वायर उसे फेटल शॉक लेगा। इसलिए फ्यूज वायर जो है इसको हमेशा सीरीज में लाइव वायर के साथ ही कनेक्ट करते हैं, ताकि हम कंप्लीटली आइसोलेट कर सकें, कंप्लीटली अलग कर सकें हाई वोल्टेज ड्यूरिंग द फॉल। ओके, तो ये था पार्ट टू। अब पार्ट थ्री में देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक हीटर की रेटिंग दे रखी है, तो इट वर्क्स एट 220 मेन्स एंड इतने पावर पे। तो पावर और वोल्ट पोटेंशियल आपको दे रखा है। तो पावर इज इक्वल टू दे रखी है, कितनी है भाई, 2200 वॉट, 2200 वॉट, 2200 वॉट, और मेन्स है 220। अब वी नो दैट वोल्ट है ये, दिस इज पावर इज इक्वल टू रहता है V इंटू आई। हम करंट लिख दें, ये करंट कितना ड्रॉ करेगा, तो P बाय V, P है 2200 बाय 220, ये कट गया 11 टू जार, या सीधे यहाँ 10 कर देते हैं, सो दिस इज 10। तो 10 एम्पीयर का करंट जो है ये ड्रॉ करेगा। तो आपसे पूछा है फ्यूज़ की रेटिंग क्या होनी चाहिए, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम रेटिंग ऑफ फ्यूज़। तो मिनिमम रेटिंग ऑफ फ्यूज़ शुड बी स्लाइटली हायर देन 10 एम्पियर। तो हमारे पास जो फ्यूज़ की रेटिंग रहती है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, आप 15 एम्पियर का कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये हीटर जो है करंट ड्रॉ कर रहा है 10 एम्पियर का, इलेक्ट्रिक हीटर करंट ड्रॉ कर रहा है 10 एम्पियर का, तो फ्यूज़ रेटिंग शुड बी स्लाइटली हायर देन 10 एम्पियर। तो हम यहाँ लिखेंगे आप मिनिमम रेटिंग, तो आप इधर लिख लो मिनिमम रेटिंग ऑफ फ्यूज शुड बी स्लाइटली हायर देन 10 एम्पियर। मे बी आप दैट इज आप लिख सकते हो 15 एम्पियर का लगा लो, क्योंकि रेटिंग्स हमारे पास 5, 10 और 15 की आती है, तो 15 एम्पियर का आप फ्यूज इसमें लगा सकते हो। सो दैट वाज पार्ट बी ऑफ 5 मार्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।